देवर अक्सर दिन में 2 डिब्बी सिगरेट पी जाया करता था। मैं उसे मना करती पर वो मेरी एक भी ना सुनता। एक दिन मैं उसे मना करने गई तो उसने मुझे अपने बगल में बिठा लिया। एक सिगरेट खुद पीने लगा और दूसरी सिगरेट मुझे दे दिया। शोहर के चोरी छिपे मैं भी कभी कदा सिगरेट पी लिया करती थी, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने सिगरेट पीकर मेरे साथ। मेरा नाम आसमा है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा 7 साल का है और छोटी बेटी 5 साल की। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी 2 ननद हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। सिर्फ देवर की शादी बाकी है। मेरे शोहर की सब्जी की दुकान थी। सास ससुर भी बूढ़े हो चुके थे। मेरे देवर का नाम रिजवान था। उसने बीए किया हुआ था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे सास ससुर ने गरीबी के बावजूद भी उसे पढ़ाया लिखाया। डिग्रियां लेने के बावजूद भी 2 साल तक घूमता रहा, लेकिन उसे कोई नौकरी ना मिली। वह नौकरी करना चाहता था। मेरे सास ससुर उससे कहते रहते कि वह सब्जी की दुकान पर काम करे, लेकिन मेरा देवर रिजवान न माना और कहने लगा कि इतनी पढ़ाई तो मजदूरी करने के लिए नहीं की थी। एक दिन रिजवान घर आया और आते ही अपने कमरे में लेट गया। दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया था। उसके हाथ में फाइल भी थी। यकीनन कई जगह नौकरी ढूंढ कर आया था। मैंने उसके लिए खाना निकाला, ट्रे रखा और लेकर गई। रिजवान लेटा हुआ था। मैंने खाना टेबल पर रखा और कहा, रिजवान उठ जा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया भाभी। भाभी बहुत तेज की भूख लगी है। मैंने कहा कि उठकर हाथ मुंह धो लो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोने चला गया। मैं आई, जग में पानी डाला, गिलास लिया और लेकर चली आई। वह बोला, भाभी लाओ। देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। मैं प्लेट में पुलाव निकाल रही थी। मुझे सिगरेट की खुशबू आई। मैं कमरे में गई और बोला, रिजवान तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। वह नज़र चुराते हुए बोला, अरे नहीं भाभी, मैंने सिगरेट नहीं पी है। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तेरे मुंह से खुशबू आ रही है। वो कहने लगा, भाभी छुपाने की नहीं ज़रूरत है, बस मेरा दोस्त पी रहा था तो मैंने भी एक सिगरेट पी ली है। मैंने कहा, देख रिजवान, ये सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है। अगर एक बार आदत लग गई तो यह छुड़ाने से नहीं छोड़ती। दोबारा सिगरेट मत पीना। वो बोला, ठीक है भाभी, अब नहीं पीऊँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है। मैं उठकर किचन में चली गई। बच्चों के भी स्कूल से आने का वक्त हो गया था। घर में एक नई बीमारी आ गई थी। 1 महीने पहले डॉक्टर ने मेरी सास को टीबी बताया था। मेरी सास का इलाज चल रहा था और दवाइयों के साथ साथ उन्हें अच्छे खाने पीने की भी ज़रूरत थी, इसीलिए घर का खर्च बढ़ गया था। ससुर तो अब वैसे भी कुछ नहीं करते थे। ससुर काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। सब्जी की दुकान थी, वह भी किराए पर थी। दुकान की कमाई से बिजली का बिल, घर के बिजली का बिल, गैस और बच्चों के लिए स्कूल की फीस। वैसे हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए स्कूल में उनके खर्चे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन घर का खर्चा और राशन और मेरी सास की दवाई और उनके लिए आने वाले फलों का खर्चा और भी कई खर्चे पूरे किए जाते थे। दुकान की कमाई इतनी कम थी कि बहुत मुश्किल से सियासा पूरा हो पाता था। टीबी की बीमारी बहुत सख्त होती है, लिहाजा जब किसी मरीज का टीबी का इलाज चल रहा होता है तो उसका खाने पीने का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी सेहत अच्छी हो और कमजोरी ना हो। एक तरफ देवर के लिए सब दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी उसे नौकरी मिल जाए। मुझे भी उस पर बहुत तरस आता था। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी और उसके नंबर भी बहुत अच्छे थे। इन्हीं दिनों एक शादी थी। शादी में हम और हमारे काफ़ी रिश्तेदार काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठा हुए थे। मेरे ससुर की 3 बहनें थीं और तीनों अपने घर में रहती थीं। सबके जवान बच्चे थे। मेरे ससुर तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। शादी में मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरा देवर अपने मंझली बुआ की बेटी तारिका के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। मैंने अपना ख्याल को झटक दिया। जाहिर है कि यह उसकी कजन है और हम सब इतने दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए सिर्फ वही नहीं, सभी खुश नज़र आ रहे थे। इतने में मेरी बड़ी भाभी ने आवाज़ दी कि सरजील भाई के कमरे से उनका चश्मा ला दो, वह भूल गए हैं। मैंने कहा, ठीक है भाभी। खाने का प्रोग्राम लंच में किया गया था। मैं कमरे के अंदर गई, सरजील भाई के कमरे से चश्मा उठाया और साथ ही बगल वाले कमरे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं रुक गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। या तो मेरे देवर रिजवान की आवाज़ थी। वो कह रहा था कि तारिका, जल्द ही मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर तो बुआ को कोई एतराज़ नहीं होगा ना। तारिका बोली, मैं क्या बता सकती हूँ। रिजवान ने कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अब्बू को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूँ। न जाने तारिका ने क्या कहा, मगर मैं यह सुनते ही वहाँ से चल पड़ी। इससे पहले रिजवान कमरे से बाहर निकले, मुझे देखें, न जाने वह क्या सोचेगा। शादी के बाद जब हम घर लौटे तो मैं चौंक गई। मेरे और रिजवान के बीच में काफ़ी फासले थे। रिजवान मेरी बहुत इज्जत करता था और मुझसे हर बात बताता था।
उसने मुझे तारिका की भी बात बताई और कहा कि अब्बू से मैं बात करूं। रिजवान की तरह ही तारिका भी बीए पास है। हकीकत तो यह थी कि रिजवान और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने मौका देखा और अपने ससुर से बात की। मेरे ससुर थोड़ा सा हिचकिचाए। वह कहने लगे, बेटी तारिका मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बहन थोड़ा खुशहाल है और मैं पैसे के मामले में उसके बराबर नहीं हूँ। दूसरा, रिजवान की नौकरी भी नहीं लग रही है। इन हालात में अपने बहन से उसकी बेटी का रिश्ता कैसे मांगूं? मैंने कहा, अब्बू आप परेशान ना हो, रिजवान जल्द ही कुछ ना कुछ करेगा, पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ जल्द ही करेगा। मेरे ससुर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अपनी बहन से बात करता हूँ, देखो क्या कहती है। चंद दिनों के बाद मेरे ससुर रिजवान के लिए अपनी बहन की बेटी का रिश्ता मांगने चले गए। उनका घर 1 घंटे के फासले पर था। खास करके मैं और रिजवान अब्बू के आने का इंतजार करने लगे। अब्बू रात के टाइम घर आए, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। पता चला कि बुआ ने तारिका का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं हैं और रिजवान की नौकरी भी नहीं है। वह तारिका का रिश्ता एक अच्छे घराने में हाँ कर चुके हैं। रिजवान को जब यह पता चला तो बिल्कुल उदास हो गया। उसके चेहरे पर बची कुची रौनक भी खत्म हो गई। अब तो वह और भी सिगरेट पीने लगा था। मैंने उसे मना किया, पर वह ना माना। सिगरेट पीने को लेकर घर में मेरे ससुर और मेरे पति ने उसे खूब बुरा भला कहा, फिर भी वह ना माना। मुश्किल है जब किसी घर की राह देख लेती है तो कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करके ही जाती है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। एक दिन हमारे पति घर आए और सीधा अब्बू के कमरे में चले गए। वहाँ उनसे बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक अब्बू से बात की और फिर चले गए। पति से पूछने की मेरी हिम्मत ना हुई। मैंने अब्बू से पूछ लिया कि अब्बू क्या हुआ, सब खैरियत तो है। मेरे ससुर ने कहा कि बेटा पैसे चोरी हो गए हैं। जो पैसे सामान लाने के लिए दुकान में रखे हुए थे, उसे कोई चुरा ले गया है। कुछ दिन पहले भी नुकसान हुआ था, आधा माल खराब आया था और उसके पैसे भी अब तक वापस नहीं मिले थे और अब यह सामने आ गया। पता नहीं बेटी हम सब और कैसे इन हालात से बाहर निकलेंगे। यह सब सुनकर मैं बहुत मायूस हुई। क्या गरीबी हमारी किस्मत में लिखी है। मैं कमरे से बाहर निकली। बाहर रिजवान खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। उसने मेरी बातें सुनी और घर से बाहर निकल गया। शाम के वक्त घर लौट कर आया और उसने अब्बू के हाथों पर कुछ पैसे रखे। पता चला कि उसने मंडी में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है। वह बेहद शांत और खामोश रहता था। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। वह अक्सर ही अपने ख्वाब मुझसे शेयर करता रहता था। उसने नौकरी के लिए ही पढ़ाई की थी और उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी। वह कुछ बनना चाहता था, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग, ना तो हमारे पास पैसे थे और ना ही कोई सिफारिश। अब्बू ने भी रिजवान की नौकरी की बात की थी, लेकिन बात ना बनी। रिजवान की आंखें एकदम सूनी हो गई। ऐसा लगा कि अब उसकी आंखों में कोई ख्वाब न रहा। उसने सिगरेट पीना और भी शुरू कर दिया था और मैं जब भी उसे मना करती तो वह कहता, भाभी सिगरेट पीने से सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई गम ना बचा हो। तुम भी पीकर देखो ना, मजा ना आए तो पैसे वापस। मैंने कहा, तौबा तौबा, भाभी को सिगरेट पिला रहा है। और फिर वह हंसकर टाल जाता। उन्हीं दिनों एक और बात हुई। रिजवान के जलते दिए की खबरें तारिका यहाँ तक सिगरेट के धुआं की तरह उड़ते हुए पहुँच गई। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक घर के कामों में व्यस्त थी, तभी घर में तारिका आ गई। मैं उसे घर में अचानक अकेला देखकर घबरा गई। मैंने उसे कमरे में बिठाया और वह सहेली के घर जाने के बहाने यहाँ हमारे घर आई थी। शायद वह कुछ कहना चाह रही थी और रोने लग गई। मैं उसे रोता देखकर हैरान हो गई। मैंने उससे कहा कि तारिका तुम रो क्यों रही हो, और हुआ थी कि रोए ही जा रही थी। मैं उसके करीब बैठ गई और उसे गले लगाया और चुप कराने लगी। वह इतना रोई कि सिसकियाँ लेने लगी। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जगा दूं, मगर उसने मना कर दिया और मैंने उसे पानी पिलाया। और पानी पीने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वह बोली, भाभी अम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं तय नहीं किया, बल्कि वह रिजवान के साथ मेरा रिश्ता करना नहीं चाहती। यह कहकर वह चुप हो गई। उसके गोरे गाल खुश हो गए थे और होंठ लरचित रहे थे और वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी यह हालत देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं समझ गई कि आग सिर्फ रिजवान के दिल में नहीं लगी हुई है, बल्कि यहाँ भी लगी हुई है। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि देखो तारिका, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। तमाम माँ अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और यह उनका हक है और हम उनसे उनका हक तो नहीं छीन सकते। वह बोली कि भाभी हमारा भी तो हक है, हमारी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में हमारी राय ली जाए, ना कि फैसला हम पर ज़बरदस्ती डाला जाए। मैंने तारिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली कि तुम दिल छोटा ना करो। अगर तुम्हारा और रिजवान का साथ एक साथ लिखा हुआ है तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। फिलहाल रिजवान को अभी अपनी किस्मत बनाने दो। बेचारा अभी मेहनत मजदूरी कर रहा है।
अच्छी नौकरी का ख्वाब आंखों में लिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है। मैं तो हर लम्हा उसके लिए दुआ करती हूँ। तारिका ने मुझसे कहा कि भाभी, क्या आपको पता है कि वह अपने दुश्मनी कर रहा है? मैं चौंक कर तारिका को देखा और बोली कि कैसे दुश्मनी? वह बोली कि वह बहुत बड़ा स्मोकर बन गया है। एक सिगरेट खत्म होती है तो दूसरी जला लेता है, दूसरी खत्म करता है तो तीसरी जला लेता है। यह बात मेरे अब्बू तक पहुंची है और वह अम्मी को बता रहे थे। इस तरह तो वह खुद को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रहा है। मैंने कहा, नहीं तारिका, मुझे इस बात का पता नहीं, क्योंकि वह रात को लेट घर आता है और सुबह जल्दी ही चला जाता है। तारिका ने कहा कि आप भाभी उसे मना करो कि वह जिंदगी के साथ न खेले। यह कहते हुए वह फिर एक बार रो पड़ी। उसके आंसू साफ करते हुए मैं बोली कि तुम फिक्र न करो, मुझे यकीन है कि वह समझ जाएगा, वह समझदार है। इसके बाद वह उठी और कहने लगी कि भाभी, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि घर पहुँचने में भी वक्त लगेगा। भाभी प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तारिका चली गई, मगर अपने दिल के टुकड़े यहीं छोड़ गई। शाम को मेरे ससुर और पति दोनों घर आए और दोनों ही परेशान थे। बहरहाल मेरे ससुर बेटे को तसल्ली दे रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता यह नुकसान भी भर जाएगा। उन्होंने खाना खा लिया तो मेरे पति ने पूछा कि रिजवान कब तक आता है? बहुत देर कर दी है। आखिर क्यों? मेरे ससुर बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा कि बेटा, आजकल वह बहुत परेशान रहता है। मेरे ससुर बोले, उसे अपने पसंद की नौकरी नहीं मिली और ना क्या। मेरे पति ने पूछा, चलो जाने दो बेटा। उसके बाद मेरे ससुर ने मुझसे बोला कि बेटा, तुम इसे खाना जरूर खिला देना, ऐसा ना हो कि वह घर आया और बगैर खाना खाए ही सो जाए। मैंने कहा, ठीक है अब्बू। मैं भी घर के सारे काम खत्म करके ही सोती थी। असल में अब्बू बहन के घर रिश्ता लेकर गए थे। इस बात का पता सिर्फ मुझे और रिजवान को ही था। अब्बू ने इस बात को और किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उनको इस बात पर यकीन था कि यह रिश्ता इनकार हो जाएगा। उन्होंने यही सोचा था कि हाँ की सूरत में ही वह सबको बताएंगे। मैंने घर के सारे काम खत्म किए। रात के 10 बज चुके थे और सारे लोग घर के सो चुके थे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर रिजवान खड़ा था और वह अंदर आया। उसने हाथ मुंह धोया और बोला कि भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैंने खाना निकाला और रिजवान के कमरे में ले गई। रिजवान खाना खाने लगा और मैंने उससे कहा कि हाँ रिजवान, देख तो मेरे छोटे भाई जैसा है और तू सिगरेट पीना छोड़ दे। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है और भी सिगरेट पीना सेहत की बर्बादी है, और वो बचा ही क्या है। भाभी, मैंने उसे एक चांटा मारा। नहीं रिजवान, ऐसा नहीं करते, तो अभी जवान है और जवानी में ऐसी मायूसी वाले बातें नहीं किया करते। मेरे देवर ने खाना खा लिया और बोला कि भाभी, तुम बर्तन रख कर आओ, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं बर्तन किचन में रख कर आई तो वह अपने कमरे में सिगरेट सुलगाए बैठा था। उसने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि भाभी जी, पीकर देखो, अगर दिमाग को सुकून न मिला तो जुर्माना मैं दूंगा। पहले तो मैंने भी मना किया, लेकिन फिर उसका दिल रखने के लिए ले लिया और कहा चलो अच्छा, आज मैं भी देखती हूँ, लेकिन पहले तू वादा कर कि यह बीमारी छोड़ देगा। तो वो बोला कि अच्छा भाभी, छोड़ दूंगा, पहले तुम पियो तो सही। मैंने भी हिम्मत करके सिगरेट फूंका, लेकिन मुझे तो उसका जायका कड़वा लगा। जाने लोगों को सिगरेट पीने में क्या मज़ा मिलता है। रिजवान सिगरेट पीने में मस्त था। उसने सिगरेट खत्म की और दूसरी जला ली। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तारिका ने गलत नहीं कहा था। मैंने सिगरेट फूंके और उसे पांव तले दबा दिया। रिजवान बोला, भाभी ये क्या कर रही हैं? पता है सिगरेट कितनी महंगी हो गई है। मैंने कहा, रिजवान सिगरेट पीना छोड़ दें, क्यों तो अपनी जान के पीछे पड़ा है। तारिका ठीक ही कह रही थी। रिजवान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि गलती हो गई है। तारिका ने किसी से न बताने का वादा लिया था और वह बोला कि भाभी, तारिका से मिली हैं आप? मैंने नजरें चुराते हुए बोला कि नहीं, वह तो यूं ही बस याद आ गई। तो बस वह सिगरेट छोड़ दें, मुझे और कुछ नहीं करना। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई। मैंने घर में पड़ा थोड़ा सा काम किया और सोने के लिए जाने लगी। तभी दिल में ख्याल आया कि एक बार रिजवान को देख लूं कि सो रहा है या फिर अभी भी सिगरेट पी रहा है। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने पति और ससुर को बुलाया। मेरे पति ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच गई और अस्पताल लेकर पहुंच गया, लेकिन इस बार वह अपने जान की बाजी हार गया था। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसके गुर्दे फैल हो चुके हैं। मेरा जवान और भाई जैसा देवर दुनिया से चला गया। रिजवान का दुनिया से जाना हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह था, खासकर मेरी सास और ससुर के लिए। उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया था। शायद एक दिन वह अपने गम से बाहर निकल आता, लेकिन सिगरेट ने उसे यह मौका ही नहीं दिया था।
दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।